हेलो फ्रेंड्स। तो हम आपके पास लास्ट वीडियो से हमने शुरुआत की है स्ट्रेट लाइन, जो 10वां चैप्टर के पास सीबीएसई बुक आपके पास है मैथमेटिक्स में। स्ट्रेट लाइन हम का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने अभी आपके पास कुछ तो हमने पिछले वर्षों का जो रिकॉल किया था, पास जो 9th-10th में हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति के, वो हमने पढ़े आपके पास। और साथ में मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन के लिए उसकी ढाल, यानी सरल रेखा के लिए उसकी ढाल प्रवणता, या इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो स्लोप का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपके पास। यदि आपके पास किसी रेखा का झुकाव दे दिया जाए, मतलब कोण दे दिया जाए जो धनात्मक दिशा में एक्स के साथ है, वो यदि थीटा है, तो उसके लिए टेन का मान यानी टेन थीटा जो होता है वो रेखा की क्या कहलाती है, ढाल कहलाती है। उसके अतिरिक्त यदि रेखा पर स्थित दो बिंदु दिए हों पी और क्यू, या आप कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, तो उस टाइम पर ढाल बराबर मैंने आपको बताया टेन थीटा इक्वल टू, या एम स्मॉल एम इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा आज समांतर रेखा वो लंब रेखाएं। आपके पास आपने इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो कोणों पे आधारित था। अब मैं आपको रेखाओं के ढाल पर आधारित बताऊंगा कि रेखाएं समांतर कब होंगी और लंब रेखाएं क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पैरेलल लाइंस के लिए। एक बार देखो, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। तो मैंने मान लो एक्सिस सिस्टम में ये दो आपके पास पैरेलल लाइन मैंने ले ली, L1, और ऐसे ही इसके समांतर बना दी L2। मैंने कहा ये L1 और L2 दो रेखाएं मैंने ली हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों समांतर हैं तो आपको मालूम है, मैंने कहा आपके पास ये दो आपके पास रेखाएं हैं L1 L2 जिनकी ढालें M1 और N2 हैं। माना आपके पास लेट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर L1 and L2 are M1 and M2 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो दो समांतर रेखाएं L1 L2 उनके लिए स्लोप क्या है, M1 M2 आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बस कंडीशन दी हुई है। तो अगर मैंने आपके पास रेखाएं समांतर की कंडीशन ली है आपके पास, तो उसके लिए देखो एक बार, तो अनिवार्य रूप से इनके झुकाव जो थे ये थीटा 1 और थीटा 2 भी क्या होना चाहिए, सेम। तो आपके पास देखो इसका अर्थ आपके पास इफ लाइंस आर पैरेलल, then their inclination angle of inclination θ1 एंड θ2। मैंने कहा पहली रेखा के लिए ये है θ1 और ये है θ2 आर इक्वल, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, यानी θ1 इक्वल टू क्या होगा, θ2। इसका सीधा सीधा अर्थ है अगर दोनों के कोण समान है तो उनके tan का मान भी क्या होगा, समान होगा। यानी सिंपली कुछ और नहीं, M1 इक्वल टू क्या होगा, M2। यानी रेखाएं अगर आपके पास समांतर हैं तो दोनों की ढालें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए बस, ठीक है। तो याद रखना आपके पास कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो ढालें क्या होनी चाहिए, सेम। तो आपके पास कंडीशन आई, देखो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि रेखाएं समांतर कब कहलाएंगे, यदि उनकी ढालें क्या होंगी, समान आपके पास, ठीक है। तो ढाल समान होगी तब जाके हम कहेंगे कि रेखाएं क्या है, समांतर आपके पास। तो अभी हमने देखा आपके पास कि रेखाएं समांतर कब होंगी, जब दोनों रेखाओं की ढालें क्या होंगी, समान। अब इसी ढाल पर आधारित मैं आपको बता रहा हूँ परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, परपेंडिकुलर लंब रेखाएं, कि रेखाएं लंब क्या होने वाले, कब होने वाले कुछ, ठीक है। तो देखिए आपके पास मान लो सेम कंडीशन वही कि दो रेखाएं L1 और L2 इस प्रकार के हैं, परस्पर लंब। मैंने कहा माना आपके पास ये पहली रेखा है L1, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर लाइन मैंने बनाई इस प्रकार से, ये हो गई L2, दोनों के आपस में परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास है L1 और L2 के मध्य आपके पास हमें प्रूफ करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, देखो एक बार।
तो देखो इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर लाइन्स, मैंने कहा ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो और उसके साथ मैंने कहा पास ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब यहाँ पर बस ये एंगल क्या बन रहा है 90 का बन रहा है, ठीक है। तो हमें कंडीशन प्राप्त करनी है ढाल पर आधारित कि किस प्रकार से हम पता लगाएं कि आपके पास ढाल पर किस प्रकार से पता लगा कि रेखाएं क्या है परपेंडिकुलर किस प्रकार से होना, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट θ1 एंड θ2, θ1 एंड θ2 आर एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस। उसी प्रकार से मैंने इसके भी मान लिया ये θ1 हो गया और ये क्या हो गया θ2। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास है ऑफ L1 एंड L2। जो रेखाएं L1 और L2 है उन दोनों की क्या है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास, ठीक। तो अगर मैं कहूँ आपके पास अगर ये θ1 है तो आपने पढ़ा है कि ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपके पास ये क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण आपके पास है, तो θ1 इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों का सम, मतलब π/2। अगर ये π/2 तो ये भी π/2 प्लस θ2, ये आपके पास होगा, ठीक। तो ये आपके पास होना चाहिए, आपके पास कंडीशन ये आनी चाहिए आपके पास, ठीक। तो जब इसमें मैं अप्लाई करूँगा, इसमें जब मैं 10 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 θ1 इक्वल टू 10 π/2 प्लस θ2। तो ये हो जा रहा है 10 θ1, मतलब आपके पास मालूम है, इसको मैं भी इसलिए 10 θ1 इक्वल टू, अब आप मालूम है कि 90 प्लस थीटा फॉर्मूला होता है, ये आपके पास माइनस कॉट θ2। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 10 θ1 ऐसे ही, और ये हो जाएगा -1/10 θ2, यानी मुझे प्राप्त हो रहा है 10 θ1 इंटू 10 θ2 इक्वल टू -1। या सिंपली मैं ढाल पर आधारित लिखूँ, क्योंकि पहले उसके लिए इंक्लिनेशन ये है, तो ये θ1 की जगह उसका स्लोप यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो दोनों रेखाओं की ढालों का गुणनफल हमेशा क्या आएगा -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है। तो अगर आपको कहीं पर दर्शाना है कि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो आपके लिए कंडीशन क्या मिल जाएगी, लंब होने के लिए क्या होना, दोनों की ढालों का गुणनफल क्या होना चाहिए -1। यानी कि देखो लाइन्स आर परपेंडिकुलर if product of their slopes is -1। उनके ढालों का गुणनफल क्या हो जाना चाहिए -1 होना चाहिए। तो मैंने आपको कंडीशन बताई दोनों की कि रेखाएं परस्पर समांतर कब होती हैं और लंब कब होती हैं। तो समांतर होने का गुण आपके पास कब होगा, जब दोनों की ढालें समान हो जाएंगी तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और लंब होने का गुण है कि दोनों की ढालों का गुणनफल क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए। तब हम आपके पास क्या कर सकते हैं, आपके पास इजीली हम अगर आपके पास दोनों की ढालों का गुणनफल -1 तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या है परस्पर लंब। अब इसका एक यूज़ और आपके पास है। अब क्वेश्चनों में क्या होगा कि एक रेखा दे दी जाए जिसकी ढाल आपको प्राप्त है और दूसरी बता दी जाएगी कि लंब है, तो हम उसकी मदद से ईजिली अगर आपके पास इन दोनों में से किसी एक की, दोनों रेखाओं में से किसी एक की ढाल प्राप्त हो और प्राप्त हो कि रेखाएं क्या है परस्पर लंब, तो मैं इसका प्रयोग करते हुए क्या हो जाएगा आपके पास दूसरी रेखा की ढाल भी हम ज्ञात कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास रेखाओं का परस्पर लंब होना, वो समांतर होना आपके पास, ठीक। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूँ, और जो हमने कल जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछले इससे पहले वाले वीडियो में कि आपके पास रेखाएं की ढाल कैसे ज्ञात की जाती है उस पर आधारित, और साथ में बताऊंगा आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइन्स। पहले मैं आपको एंगल बिटवीन टू लाइन्स का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस पर भी उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, रेखाओं के समांतर और लंब होने का गुण को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपके पास है दो रेखाओं के बीच का कोण या दो रेखाओं के मध्य कोण आपके पास। तो जब भी हम किसी तल पर एक से अधिक रेखाओं के बारे में है ना सोचते हैं कि भाई एक से अधिक रेखाएं हमारे पास हैं, तो मन में आता है कि आपके पास या तो प्रतिच्छेद करेंगी या क्या होने वाली है समांतर। भैया जब हम एक 2 डायमेंशन की बात करें तब तो हमेशा यही होता है कि आपके पास रेखाएं क्या आपके पास या तो वो समांतर होंगी या प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपने पढ़ा है। भले अंतरिक्ष में जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास रेखाएं अगर
समांतर हैं तो वो प्रतिच्छेद भी करें, ऐसा जरूरी नहीं। वहाँ पर वो विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं, कि ऐसी रेखाएं जो आपके पास है ना पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, तो उस टाइम पर वो 3D की बात है। पर अगर मैं इस तल की बात करूँ, इस पेज की बात करूँ, तो अगर मैंने कहा कि अगर दो रेखाएं समांतर नहीं है तो अनिवार्य रूप से प्रतिच्छेद करती है, आपने पढ़ा आपके पास, ठीक है। तो ऐसी आपके पास दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती है, उनके मध्य का कोण मुझे ज्ञात करना है। तो मान लो कि दो रेखाएं आपके पास दी हुई हैं L1 एंड L2। लेट गिवन लाइन्स आर L1 एंड L2। दो रेखाएं L1 और L2 है जिनकी ढालें एंड देयर स्लोप्स आर M1 एंड M2। इनके स्लोप क्या है? M1 और M2। और झुकाव, तो मैंने कहा आपके पास देखो, मान लो फिगर बना लेते हैं बस, ठीक। तो लाइन इस प्रकार से कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने कहा आपके पास ये L1 हो गई और ये L2, ठीक। तो ये आपके पास कंडीशन जो है वो आपके पास है। मैंने माना इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन्स आर θ1 एंड θ2। दोनों रेखाओं के इंक्लिनेशन बता दिए मैंने, θ1 और θ2। तो मुझे इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण निकालना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या क्या मान लिया है कि रेखाएं L1 L2, उनके स्लोप हैं M1 M2, और उनके झुकाव जो हैं x के साथ वो क्या है θ1 और θ2। अब मुझे निकालना है इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण। और आपको मालूम है जब भी दो रेखाएं इंटरसेक्ट होती हैं तो दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक तो आपके पास थीटा और एक होता है 180 माइनस थीटा। तो मैंने मान लिया उसको 180 माइनस थीटा ऐसा मानते हैं, मैंने कहा एक थीटा और एक क्या है फाई। देखो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2, जो मुझे ज्ञात करना है वो क्या है, कोण क्या है, वो थीटा है। ये इस प्रकार से मैंने कह दिया ये क्या है, थीटा। तो इसके आधार पर मैं आपके पास कहता हूँ देन ये जो त्रिभुज है इसके अनुसार ये भी थीटा होगा, ठीक है, शीर्ष विमा कोण आपके पास, ठीक। और ये बाह्य कोण है तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, यानी θ2 इक्वल टू रहा होगा θ1 प्लस थीटा। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ2 माइनस θ1। तो ये मुझे प्राप्त हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है कि मैंने थीटा का मान निकाला दोनों के झुकाव पर आधारित। अगर थीटा बराबर ये है तो मैं पूछूं tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आपको मालूम है tan θ2 माइनस θ1। अब क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा आपके पास tan x माइनस वाई इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। जब मैं ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूंगा तो देखो क्या प्राप्त होता है। तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जगह tan थीटा इक्वल टू देखिए tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। तो ये मुझे प्राप्त हो रहा है। अब मुझे मालूम है कि भाई tan θ1 कुछ और नहीं M1 है और tan θ2 कुछ और नहीं क्या है M2। तो यानी मुझे फॉर्मूला मिला tan थीटा इक्वल टू ये इस प्रकार से हो जाएगा M1 माइनस M2। तो वैसे फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर ये 2 था, यहाँ पर 1 था, हमने जो निकाला ना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, बाकी तो मल्टीप्लाई होना, ये हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है आपके पास, ठीक। तो आप देखें तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, आपके पास मुझे प्राप्त हो रहा है tan थीटा इक्वल टू, यानी जो कोण दोनों के मध्य है थीटा उसका tan का मान आ रहा है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो ये आपके पास कोण का फॉर्मूला है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मान लो ये जो क्वांटिटी है, केस फर्स्ट, इफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 क्या आ जाए, पॉजिटिव, क्या आ जाए, पॉजिटिव। तो इस केस में
थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये पॉजिटिव तो इस केस में पर यानी इसका सीधे से अर्थ है कि टेन थीटा का मान क्या है, पॉजिटिव, और टेन थीटा का मान पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पर क्या है, थीटा इज एक्यूट एंगल। ये क्या हो जाएगा, एक्यूट, मतलब क्योंकि अब मुझे मालूम है थीटा जो है रेखाओं के मध्य कोण जब होता है ना, और थीटा आपके पास हमेशा क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। और अगर आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और प्रथम चतुर्थांश में पास क्या हो रही है, एक्यूट, मतलब थीटा का मान 0 से पाई/2 के मध्य। इसी प्रकार से केस सेकंड, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि क्या पता m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या हो जाए, नेगेटिव। तो इस केस यानी ये आप कह सकते हो कि टेन थीटा का मान क्या हो जा रहा है, 0, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ होगा थीटा का मान जो होगा वो पाई/2 से पाई के मध्य होगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एक्यूट था वैसे क्या हो गया, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। यहाँ पर तो हो गया न्यून कोण, और यहाँ पर क्या हो गया, अधिक कोण। तो अगर मैं कहूँ कि भाई अब ये थीटा कहीं पर आपके पास क्या होता है, अधिक कोण भी के रूप में भी होता है और न्यून कोण के रूप में, पर मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा थीटा क्या हो, न्यून कोण हो। तो देखो, तो उसके लिए मैं देखो आपके पास बता रहा हूँ पर, तो देखिए आपके पास फॉर्मूला मिला टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इस केस में देखिए, अगर ये जो वैल्यू है जो आपने निकाली है, ये अगर पॉजिटिव आ रही है तो उस टाइम पे थीटा न्यून कोण होगा, और अगर ये नेगेटिव तो उस टाइम पे थीटा क्या होगा, अधिक कोण। पर मैं इस कंडीशन को थोड़ा चेंज करके मैंने कहा मैं हमेशा थीटा को न्यून कोण ही बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, थीटा क्या हो, हमेशा न्यून कोण। तो देखो पाल, उसके लिए याद रखना, इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर m1 एंड m2, अगर दो रेखाओं का स्लोप क्या m1 m2 एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम वेयर थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई/2, यानी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब आपके पास क्या हो गया, न्यून कोण है। कि अगर आपको उसको हमेशा न्यून कोण के रूप में ही व्यक्त करना है। आपको मालूम है कि जब भी दो रेखाएं आपके पास इंटरसेक्ट करती हैं तो दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक होता है थीटा, एक होता है पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। पर अगर आप चाहते हो कि थीटा हमेशा न्यून कोण हो, तो उस टाइम पर फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ लगा दिया जाएगा मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अगर आपको हमेशा थीटा एक न्यून कोण के रूप में चाहिए तो मुझे यानी इस क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव चाहिए, और अगर आपको ये पॉजिटिव चाहिए तो उस पर क्या लगा दिया जाएगा, मॉड लगा दिया जाएगा बस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास फॉर्मूला मिल गया है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक, अब इसके आधार पर मैं आपके पास समांतर रेखा और लंब रेखाओं का गुण भी आपके पास इसी के माध्यम से बता देगा। तो देखिए आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल लाइन की, अगर रेखाएं पैरेलल हैं तो उस टाइम पर थीटा इक्वल टू क्या रहा होगा, 0। आपको मालूम है थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0। तो पैरेलल लाइन के लिए थीटा इक्वल टू 0 मतलब टेन थीटा का मान 0, ये 0 हो जाएगा तो ये इधर आएगा तो क्या होता है वो, यानी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। भाई ये मॉड की वैल्यू 0 होने का मतलब पूरा का पूरा क्या है, 0 होना। ठीक, ये 0 का तो उसे प्राप्त हो रहा है m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, यानी m1 बराबर m2। यही हमने समांतर रेखाओं के गुण पढ़ा था आपके पास। ठीक है, कि दोनों की ढालें क्या होती हैं, समान। और इसी प्रकार जब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, परपेंडिकुलर मतलब लंब रेखाएं आपके पास, तो उस टाइम पर थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई/2, और टेन पाई/2 इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब 1/0 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास देखो, तो मालूम है थीटा इक्वल टू पाई/2 और लंब के लिए तो 10 यानी 1/इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनिटी मतलब 1/0 तो हो जाएगा 1/0, या सिंपली आप इसको इन्फिनिटी लिख दो, इन्फिनिटी फॉर्मूले में हो जाएगा इन्फिनिटी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये इन्फिनिटी इसके नीचे आएगा तो पास हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इसके आधार पर मिल रहा है
m1.m2 इक्वल टू -1। तो जो गुण मैंने आपको अलग से बताया वो हम है ना एंगल बिटवीन टू लाइंस की मदद से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना आपके पास रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं जब दोनों की ढालें क्या हो समान, और रेखाएं परस्पर क्या होंगी लंब होगी जब दोनों की ढालों का गुणनफल कितना होगा -1 आपके पास। ठीक, तो आपके पास ये गुण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपके पास है ना इससे पहले वाले टॉपिक में आपके पास। ठीक, और मैंने ये एंगल बिटवीन टू लाइन से भी पता कर लिया आपके पास। ठीक, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ समांतर रेखाएं किस पर कैसे ढाल पर आधारित आपके पास। ठीक, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो है संरेख बिंदु समांतर, मैंने बाय मिस्टेक समांतर लाइन का ऊपर। तो आपके पास है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब आपने जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संरेख मतलब जो एक ही रेखा पर जो बिंदु आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमने 10th में भी पढ़ा है जब हम आपके पास का प्रूफ किया जाता है कि भाई आपको सिद्ध करना है कि रेखाएं क्या है, वो भाई बिंदु क्या है संरेख है, तो आप सिद्ध करते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके लिए क्या होता है 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से भी करते हैं। या आप अगर तीन आपके पास बिंदु दिए हैं ए बी सी, तो आप ए बी बी सी निकालते हो और साथ में ए सी भी निकालते हो, तो दो दूरियों का योग क्या है तीसरी दूसरी के बराबर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है। तो अब मैं बता रहा हूँ ढाल पर आधारित कैसे हम चेक करेंगे कि तीन बिंदु संरेख हैं। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट ए बी एंड सी आर गिवन पॉइंट्स, ये आपके पास दिए हुए पॉइंट है। अगर आपको ये संरेख दर्शाना है तो देखो मान लो मैं दर्शाना चाहता हूँ कि तीनों बिंदु क्या हैं संरेख हैं। तो देखो आपका ये है पॉइंट ए बी और मैंने सी इधर ले लिया, सी कहीं भी हो सकता है पास। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके पास हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, अगर ये एक ही रेखा पर लाई करते हैं, इफ दे ऑल लाइज ऑन लाइन एल, अगर वो दोनों के तीनों की तीनों क्या एक ही रेखा पर क्या करते हैं स्थित हैं, अगर वो एक ही रेखा पर एल पर स्थित है, तो देखो अनिवार्य रूप से जो लाइन का जो स्लोप होगा, जो किसका लाइन का जो स्लोप होगा वो इक्वल टू क्या कैसे निकालेंगे, वो आपके पास होगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो याद रखना आपके पास कि आपके पास, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि किसी रेखा पर स्थित अगर बिंदु आपके पास दे दिए जाएं दो बिंदु, तो आप इजीली उस रेखा का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपके पास देखो यानी स्लोप ऑफ ए बी, ये भी रेखा का एल का ही स्लोप है। ठीक है, ये क्योंकि एल पर स्थित दो बिंदु मिले हुए ना, तो ये भी क्या है रेखा एल का ही स्लोप है, और यही किसका है स्लोप। अगर मैंने बी सी निकाला क्योंकि आपके पास वो दोनों बिंदु भी किस पर स्थित हैं, वो दोनों बिंदु भी क्या रेखा पर स्थित है। तो यानी ये कुछ और नहीं, दोनों केसेस में चाहे ए बी का स्लोप निकालो चाहे बी सी का, क्योंकि वो दोनों के दोनों आपके पास ये पहले पॉइंट ए बी ये भी एल पर है और जो बी सी है वो भी क्या एल पर स्थित है। तो इससे कुछ और नहीं, ये इक्वल टू क्या मिल रहा है स्लोप ऑफ एल ही प्राप्त हो रहा है। यानी के दोनों के मान क्या होने वाले बराबर। यानी अगर आपको सिद्ध करना है कि तीन बिंदु संरेख हैं, तो अनिवार्य रूप से आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास कंडीशन के हिसाब से उन तीनों बिंदुओं के सापेक्ष ए बी के जो स्लोप मिलेगा वो भी रेखा का स्लोप होगा, और बी सी के सापेक्ष जो स्लोप मिलेगा वो भी रेखा एल का सापेक्ष है। क्योंकि एक ही रेखा के का स्लोप है तो अनिवार्य रूप से दोनों मान क्या होना चाहिए बराबर। तो आपको अगर कहा जाता है कि रेखा बिंदुओं को संरेख दर्शाइए, तो आप क्या निकालोगे उन बिंदुओं से स्लोप ज्ञात करोगे और तब क्या प्रूफ करोगे उनको संरेख दर्शा सकते हैं आपके पास। ठीक, अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, पास आपको सिद्ध करना है कि दिए हुए तीन बिंदु जो है, मैंने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी, ये क्या है कोलिनियर है। क्या सिद्ध करना है कोलिनियर। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आपको मालूम है कि मैं क्या करूँगा पहले ए बी बिंदु जो है उसके लिए स्लोप निकालूंगा, फिर बी सी के लिए और फिर ए सी के लिए। देखो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स आर, ए हो गया 0 2, बी हो गया 3 8 और सी हो गया 1 4। ये तीन बिंदु आपके पास दिए हैं। सबसे पहले निकालूंगा स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला याद रखना आपके पास, इसको चाहे तो आप m1 भी लिख सकते हैं। ये इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस केस में ए बिंदु के निशान होंगे x1 y1 और बी के होंगे x2 y2। तो इसके हिसाब से हो जाएगा 8 माइनस 2
अपॉन 3 माइनस 0, तो ये हो रहा है 6/3 यानी 2। ये आपके पास ए बी का निकल। इसी प्रकार स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, मैंने कहा m2, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। इसका भी फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसके अनुसार हो जाएगा 4 माइनस 8, देखें 4 में से 8, ठीक है, और 1 माइनस 2 यानी ये हो गया माइनस ये प्लस 3 है प्लस, ठीक है, माइनस 2, तो ये भी कितना रहा है +2। तो आपको क्या प्राप्त हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ हो गया हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका अर्थ हो गया आपके पास कि बिंदु क्या है, संरेख। तो सिंपल सा टॉपिक आपके पास है। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, एक तो रेखाओं के समांतर वो लंब होने का गुण, साथ में मैंने कोण निकालना भी बता दिया। कोण भी किस पे आधारित है, ढालों पर आधारित है। अगर आपने रेखाओं के लिए ढाल निकाल ली तो आप उनके मध्य कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मूला आपके पास क्या प्राप्त हुआ, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड इसलिए क्योंकि थीटा मैं चाहता हूँ कि न्यून कोण हो, ठीक। तो इस प्रकार से है। अगर मॉड नहीं भी लगाओगे तो अगर वो आपके पास पॉजिटिव मान मिल रहा होगा तो थीटा वहाँ पर न्यून कोण हो जाएगा, और अगर ऋणात्मक मान आएगा तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण आपके पास, ठीक। फिर बात आया मैंने आपको रेखाओं का संरेख होना आपके पास, कि रेखाएं पास बिंदुओं का संरेख होना। तो बिंदु संरेख होना है तो आपके पास सीधे अगर बिंदु ए बी सी है तो ए बी का जो स्लोप होगा वही क्या होना चाहिए, बी सी का भी स्लोप होना चाहिए। तो इसके आधार पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया आपके पास, ठीक। तो इसी प्रकार के आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके पास है 10.1, जो आपके पास इजीली आप है ना उनको कर सकते हो पास। तो जो क्वेश्चन आपको 10.1 के ना है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा आपके पास उन क्वेश्चनों पर आधारित होगा। और साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पास रेखा का समीकरण का अलग अलग जो आपके पास वेरियस फॉर्म्स होंगे इक्वेशंस के, इक्वेशन ऑफ लाइन के, वो मैं बताने वाला आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो रेखा के समीकरण के बारे में, जिसके विविध रूप, मतलब बहुत सारे आपके पास रूपों में हम रेखा का समीकरण पढ़ने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक उसमें होगा आपके पास जो कि क्या है, जनरल इक्वेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 के रूप में, ठीक है। जो रैखिक समीकरण में दो चरों पर आधारित पड़ी है, वही आपके पास क्या कहलाती है, यहाँ पर रेखा का व्यापक रूप कहलाती है, व्यापक समीकरण कहलाती है, ठीक। तो आज आप इसके आधार पर, आज के वीडियो के आधार पर आप इजीली 10.1 जो एक्सरसाइज हैं उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेरियस इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब आपके पास रेखा के समीकरण के विविध रूप में आपको बताऊंगा आपके पास, ठीक।